गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो इवनिंग में बना रहा हूँ, है ना बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने जो वीडियो सीरीज़ को जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्लास 10th हिस्ट्री और आपकी NCERT बुक का चैप्टर 3 नेशनलिज़म इन इंडिया, इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी था, इंट्रोडक्टरी पेज का था। अब हम लोग पार्ट 2 वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ बच्चों। ये आपका इसका पेज नंबर 2 है, नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, हेडिंग है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। बच्चों, इस हेडिंग में आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके आसपास के समय में भारत में क्या हो रहा था, उस समय किस तरह से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, ऐसा क्या कौन से सर्कमस्टेंसेस हुए जिससे कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा, और किस तरह से महात्मा गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कोरिलेट किया, साथ में मिलाया, क्या वजह थी। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग अंग्रेज भारत आए 1757 के आसपास। तुमने क्लास 8 में पढ़ा था किस तरह से प्लासी की लड़ाई हुई, बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद उन लोगों ने किस तरह से बंगाल को अपने कब्जे में लिया, धीरे धीरे करके भारत के बहुत सारे इलाकों को मराठाओं के साथ, सिखों के साथ कई युद्ध करके फिर कार्नेटिक वार्स जो थे, जिसमें फ्रेंच आर्मीज़ और टीपू सुल्तान की जो आर्मी थी, मैसूर जो स्टेट था, किस तरह से उन लोगों ने युद्ध किया और फिर अपने में मिलाया, एनेक्स्ड किया, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर तुम लोगों ने पढ़ा था कि 1857 में जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, सिपाहियों का जो विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी बोलते हैं। बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, वो प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते, ठीक है, लेकिन वो था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। और फिर 1858 में किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। और फिर उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए। तुम लोगों ने पढ़ा था क्लास 8 में किस तरह से जो रिवेन्यू सिस्टम था उसको चेंज किया गया, अंग्रेज़ों ने चेंज किया। वो चेंज करने का मतलब कोई रिफॉर्म नहीं किया, चेंज करने का मतलब ये किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्शन किसी भी कीमत पर कैसे हो सकता है, इंडियंस को चाहे जितना भी एक्सप्लॉइट किया जा सके, और किस तरह से बहुत सारी जो इलाके उनको एनेक्स किया गया। फिर इंडियंस की तरफ से डिमांड्स आने लगी। फिर इंडियंस को पैसिफाई करने के लिए एक ब्रिटिश ने ही किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया है, एक फोरम बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें इंडियंस भी थे। वो इंडियंस बहुत लिबरल टाइप के थे और जिनकी डिमांड्स ये नहीं थी कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं। उनकी डिमांड्स ये थी कि हमको थोड़ा सा ऑटोनॉमी मिले, थोड़ा सा हमको इम्पोर्टेंस मिले, हम इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, बहुत सारी
जो थी, इस तरह की मॉडरेट डिमांड्स थी, मॉडरेट यानी बहुत नरम टाइप की। फिर किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस में और भी बहुत सारे कांग्रेस के लीडर आए, बहुत नए कांग्रेस के लीडर आए, और जो वर्ल्ड में हो रहा था, यूरोप में और वर्ल्ड के और अन्य हिस्सों में, जो तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की क्रांति या बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसी समय 1900 और उसके आगे के जो साल थे, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 और उसमें 1914 1915, रशिया में बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी जार के खिलाफ, वहाँ पर कम्युनिज़्म बढ़ रहा था, बहुत तरह की चीज़ें हो रही थी जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर भारत के युवाओं पर पड़ रहा था। भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो पढ़ लिख रहे थे, जो विश्व की घटनाओं से पूरी तरह भिज्ञ थे, यानी उनको जानकारी थी। तो इस तरह का भारत में भी एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बन रहा था, एक राजनीतिक माहौल बन रहा था कि भाई अब हमको मतलब दया नहीं चाहिए अंग्रेज़ों की, हमको भी बहुत सारे हम इस धरती पे हैं, हमारे भी हम ये धरती हमारी है, आप दूसरे युद्ध कॉन्टिनेंट के हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, आपने हम पर कब्जा किया और आप हम पर ज़बरदस्ती अपनी सारी चीज़ों को इम्पोज कर रहे हैं, अपना कल्चर इम्पोज कर रहे हैं, अपना एजुकेशन सिस्टम इम्पोज कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होने लगी बच्चों। किस तरह से तुम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह से जो एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में, किस तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की। एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का जो उनका जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये नहीं था कि भारतीय लोगों को शिक्षित किया जाए, एजुकेटेड किया जाए। वो ये चाहते थे कि एक ऐसी लेयर बने, एक ऐसी इंडियंस की लेयर बने जो चमड़ी से तो इंडियन हो, एशियन हो, लेकिन दिमाग से वो यूरोपियन हो, दिमाग से वो यूरोपियन की तरह सोचें। तो वो हमारे लिए वो मीडिएटर का काम करेंगे, हमारे लिए मीडिएटर, या हमारे और जो ऑर्डिनरी इंडियंस हैं उनके बीच में वो मीडिएटर का काम करेंगे, एक लिंक का काम करेंगे, और हमारे बताए अनुसार वो शासन करेंगे। हम उनको रोबोट की तरह यूज़ करेंगे। हम एक ऐसे इंडियंस का एक ऐसा ग्रुप पैदा कर देंगे, एक ऐसा ग्रुप बना देंगे इंडियंस का, जिनको यूरोपियन स्टाइल में, ब्रिटेन स्टाइल में एजुकेट करेंगे। ठीक है, वो चमड़ी से सिर्फ इंडियन होंगे, उनकी जो स्किन का कलर होगा वो इंडियन का होगा, बाकी उनका दिमाग यूरोपियन होगा, ब्रिटिश होगा। इस तरह का उन्होंने एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, और ऐसा हुआ भी। ऐसा अंग्रेज काफ़ी हद तक अपने इस ऑब्जेक्टिव में सफल भी रहे। उन्होंने सही में एक ऐसी इंडियन क्लास बना दी। लेकिन उसी इंग्लिश को, उसी यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को से निकल कर बहुत सारे भारतीय ऐसे भी थे जिन्होंने उन्हीं अंग्रेज़ों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। उनको समझ में आ गया कि नहीं यार, ये जो इन्होंने जो ये एजुकेशन सिस्टम बनाया है, जिसमें उन्होंने इंग्लिश सिस्टम को, इंग्लिश व्यूज़ को, इंग्लिश ओपिनियंस को, ब्रिटिश यूरोपियन ओपिनियन को उन्होंने ग्लोरियस बताया है, और जो इंडियन हिस्ट्री थी, इंडियन पास्ट है, उसको उन्होंने एकदम इन्फीरियर करके दिखाया कि भारतीय लोग गंदे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, उनको कपड़े पहनने नहीं आते, वो असभ्य होते हैं, बारबारिक होते हैं, ठीक है, निचले दर्जे के होते हैं। हम यूरोपियंस को गॉड ने सुप्रीम बनाया है, अच्छा बनाया है, और गॉड ने हमको भेजा है इसलिए कि हम इन एशियंस को जो है इनको सभ्य बना सकें, सिविलाइज्ड बना सकें। तो हम इसीलिए इंडिया में हैं, भारत में हैं, यहाँ के लोगों को सभ्य बनाने के लिए। ये असभ्य हैं, गंदे हैं, निम्न स्तर के हैं, इस तरह का उन्होंने कॉन्सेप्ट किया था। भारत का जो गौरवशाली इतिहास था उसको उन्होंने मैनिपुलेट किया। ठीक है, तो ये जो इंडियंस थे, जो पढ़ लिख गए थे, उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जब तक हम अपने भारत के लोगों को अपने ग्लोरियस पास्ट से उनका दर्शन नहीं कराएंगे, उनको बताएंगे कि नहीं, जो अंग्रेज़ जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो गलत है, हमारा भी एक वैभवशाली इतिहास रहा है। जब तक हम अपने पास्ट को सही तरीके से नहीं जानेंगे, हम अपना प्रेजेंट नहीं जी सकते, और फ्यूचर को एस्टेब्लिश करना तो बहुत दूर की बात है।
बच्चों इसी में ये भी आंसर छुपा है कि हम लोग हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं। बच्चों हिस्ट्री को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम अपने प्रेजेंट को बना सकें और प्रेजेंट के साथ साथ हम अपने फ्यूचर को भी बना सकें, इसलिए हिस्ट्री हमें बहुत सारी चीज़ सिखाती है। तो इस तरह से फिर तुमने देखा क्लास 8 में पढ़ा था कि किस तरह से ब्रिटिश लोगों ने रेलवे इंट्रोड्यूस किया। रेलवे उन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया? वो भी इसलिए नहीं किया रेलवे कि भारत के लोगों को सुविधा दी जाए कि वो भारत के सुदूर भागों में एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकें आसानी से। नहीं नहीं, वो रेलवे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डोमिनेशन को और एस्टेब्लिश करने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए उन्होंने किया, रिवेन्यू कलेक्शन के लिए किया, रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया, ठीक है। और जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे, जो ब्रिटिश इंटरेस्ट थे, जो ब्रिटिश लोग थे, उनको एक जगह से दूसरे जगह स्थापित करने के लिए किया, बहुत सारा किया बच्चों, है ना। तो अंग्रेजों ने ये सारी चीज़ें की, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ना चाहते हुए भी हम इंडियंस को उसका लाभ मिला, बहुत सारा लाभ मिला, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अंग्रेजों का जो उद्देश्य था वो ये था कि वो भारत को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करें, हर तरीके से एक्सप्लॉइट करें, अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करें इंडियन रॉ मटेरियल से। किस तरह से तुम लोग क्लास 8 में पढ़ा कि ज़बरदस्ती जो है वो लोग फोर्सली एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करवाते थे, वो इंडिगो की खेती करवाते थे, वो ओपियम की खेती, अफीम की खेती करवाते थे, है ना। बहुत सारा उन्होंने किस तरह से प्लांटेशन किया इंडिया में, टी प्लांटेशन किया, टी एस्टेट्स बनाए, क्या क्या बनाए, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हुई, वो क्लास 8 में पढ़े तुम लोग। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग क्लास 10th के इस चैप्टर में नेशनलिज्म इंडिया में हम लोग जो इंसिडेंट हैं उनको हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंसिडेंट्स हुए उस इंसिडेंट को हम नेशनलिज्म से कोरिलेट करेंगे कि इंडिया में जो जो इंसिडेंट हुए, फ्रीडम स्ट्रगल जो भी हुए, जो मूवमेंट्स हुए कांग्रेस की तरफ से या महात्मा गांधी की तरफ से, उस मूवमेंट से ने, उन आंदोलनों ने भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को कैसे जागृत किया, क्या हुआ ऐसा, और राष्ट्रीयता की भावना भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों में क्या एक जैसी थी या अलग अलग थी, ठीक है। इनको हम इसमें पढ़ेंगे और एक मतलब एक नॉवेल की तरह पढ़ेंगे बच्चों, हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में इंसिडेंट होता है, ये इंसिडेंट हुआ, इस ईयर में हुआ, ये लोग थे इसमें, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, कौन कौन किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस पड़े, क्या अच्छा असर हुआ, क्या बुरा असर हुआ, इसके फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला था, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे हम, इसको एक नॉवेल की तरह पढ़ेंगे। और लास्ट में मतलब हम ये इसका जिस्ट निकालेंगे कि जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इंडियंस में कैसे आया, उसका फाइनली क्या रिजल्ट निकला, ठीक है। अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं बच्चों। ये सारी बातें इसलिए क्लियर करनी जरूरी है क्योंकि अगर बेस में नहीं बनाऊंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा, तुमको बोरिंग लगेगा कि अरे यार क्या वही हिस्ट्री, वही मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन। नहीं, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझो। ये समझो कि भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना क्यों, क्योंकि तुम जानोगे बच्चों की राष्ट्रीयता क्या होती है, राष्ट्रवाद क्या होता है, तो तुम अपने आप को अपने देश से और अच्छे से जोड़ पाओगे, अपने देश को समझ पाओगे। और जब कोई नागरिक अपने देश को अच्छे से समझता है और अपनी सेंटिमेंट्स को अपने राष्ट्र से जोड़ता है, तभी वो अपने देश की तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। नहीं तो फिर वो सिर्फ एक कमाऊ इंसान बन के रह जाता है जो अपने जैसे जानवर चरता है, अपना पेट भरता है बस। लेकिन एक नागरिक जो होता है, यदि वो अपने राष्ट्र को जान रहा है, अपने देश को जान रहा है, तो वो अपनी कमाई के साथ साथ अपने देश के लोगों के लिए भी कमाई करता है। तो इसलिए हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन हम लोग उसको डिस्कस करते हैं बच्चों। इन द ईयर्स आफ्टर 1919, यानी 1919 के बाद के जो वर्ष, वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, incorporating new social groups and developing new modes of struggle। 1919 के बाद हमने देखा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हैं वो देश के नए नए क्षेत्रों में फैल रहे हैं,
नए नए सामाजिक समूहों को अपने में जोड़ रहा है वो राष्ट्रीय आंदोलन, और संघर्ष के नए तरीके विकसित कर रहा है। क्या आगे पढ़ेंगे, देखो क्या है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट, और ये जो डेवलपमेंट्स हुए उनको हम किस तरह से समझ सकते हैं या किस तरह से देखते हैं। व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, और इनकी वजह से कौन से इम्प्लीकेशंस हुए। आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। वार, यहाँ पे वार किसके लिए कहा गया बच्चों? फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो 1914 से 1919 तक हुआ, मेनली यूरोप कॉन्टिनेंट में हुआ, और इसमें यूरोपियन पावर्स आपस में लड़े। ठीक है। वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। युद्ध ने, इस वार ने, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार ने नए आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण किया। कैसे? इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर which was financed by war loans and increasing taxes. It led to, it यानी वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी सुरक्षा पर जो खर्च था वो बहुत ज़्यादा सरकार का बढ़ गया। यहाँ पर सरकार, यहाँ पे मैं सरकार, भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, वो भारत सरकार जो ब्रिटेन के अंडर में थी। ठीक है ना। यहाँ पे मैं सरकार जब भी बोलूँगा तो तुम आज़ाद भारत की सरकार को मत समझना, ये ब्रिटिश सरकार, चूंकि भारत सरकार वो उस समय वही थी, ब्रिटिश कंट्रोल में थी। ठीक है। तो सरकार ने रक्षा खर्च पर ज़्यादा बढ़ा दिया। रक्षा पर, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें भी कोई भी युद्ध होगा तो पैसा तो खर्च होगा ही, हथियारों पे और बहुत सारे सामानों पे, तो खर्च बढ़ गया। इसके ये पूरा कैसे हुआ? ये खर्च का पैसा कहाँ से आया? विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स। युद्ध के लिए लोन लिए गए सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो कि इंडियन भी गवर्नमेंट थी, उसने लोन लिए, कर्ज लिया। एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है। टैक्स जो होता है लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया, भाई पैसा कहाँ से आएगा तो टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दिया। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, जो कस्टम ड्यूटीज होती है, कस्टम ड्यूटीज यानी जो बच्चों, जो माल जैसे दूसरे देश से अगर कोई वस्तु या सामान आता है, ठीक है, तो उस पर सरकार एक टैक्स लगाती है, उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो एक कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी गई। एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, और एक भारत में अंग्रेजों ने एक नया टैक्स लागू कर दिया, और वो टैक्स था इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आज की डेट में भी भारत सरकार लेती है, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है। इनकम टैक्स नाम का एक टैक्स बढ़ा दिया कि भैया जितनी आपकी आमदनी होगी, साल भर में जितनी आमदनी होगी तो इतना % आपको हमको देना पड़ेगा। थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड, डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। और जितने भी वर्ष ये वार चला, ये युद्ध चला 1913 से 1918 के बीच में, बच्चों जो कीमतें थी, वस्तुओं की जो कीमतें थी वो काफ़ी हद तक बढ़ गईं। यहाँ तक कि 1913 से लेकर 1918 के बीच में वस्तुएं जस्ट डबल हो गईं। 5 रुपए का सामान 10 रुपए में बिकने लगा। और इसने जो सामान्य जनता है, साधारण जो जनता है, उसकी मुश्किलों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, गाँव पर, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर यह दबाव बनाया गया कि वो सैनिक दें। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, यानी जबरदस्ती। ब्रिटिश अंग्रेज क्या करते थे, गांव में जाते थे। मेरे को मेरे जो है पिताजी और मेरे बड़े पिताजी और बहुत बुजुर्ग, जब मैं छोटा था तो जो बुजुर्ग थे जो ब्रिटिश ज़माने में थे, उन लोगों का जन्म हुआ था, तो वो लोग बताते थे। मैंने खुद पर्सनली वो ऐसे बुजुर्ग, अब तो वो लोग बहुत पहले ही वो उनकी डेथ हो गई उन लोगों की, लेकिन हम छोटे छोटे थे तो मेरे खुद के जो ग्रैंडफादर थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में टीचर थे, ब्रिटिश राज में वो टीचर थे। ठीक है। तो वो अपने बेटे यानी मेरे फादर को बताया करते थे। मेरे फादर ने भी मुझे बताया
कि अंग्रेज क्या करते थे, वो गांव में, अंग्रेज सिपाही गांव में आते थे और किसी भी 15-16 साल के लड़के को अगर उन्होंने देख लिया कि ये हट्टा कट्टा है, मजबूत है, बढ़िया दिख रहा है, हाइट वाइट भी ठीक ठाक है, उसको ज़बरदस्ती वो अपने साथ ले जाते थे और भर्ती कर देते थे सेना में। पापा बताते थे, दादाजी उनको बताते थे कि अगर पता चल जाता था, हल्ला हो जाता था कि अंग्रेज सिपाही या अंग्रेज़ों का कोई सिपाही आया है, पुलिस सिपाही आया है, इस तरह से, तो जो नवयुवक होते थे, जो युवा होते थे, नौजवान लड़के होते थे, वो छिप जाते थे, कहीं इधर उधर भाग जाते थे जंगलों में, या छिप जाते थे कि कहीं हमको ये देख ना ले। ज़बरदस्ती वो सिपाही बना करके और अपने ट्रेनिंग देने ले जाते थे और सेना में भर्ती कर देते थे। ये स्थिति थी, ठीक है, ये सच्ची बात है। कॉल्ड अपॉन सप्लाईज एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है ज़बरदस्ती भर्ती करना, बिना आपकी मर्जी नहीं है, आपको उठा के ले गए और ज़बरदस्ती फौज में भर्ती कर दिया। इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी क्रोध हो गया, लोगों को बहुत गुस्सा हो गया अंग्रेज सरकार के प्रति, ठीक है। देन इन 1918-19 एंड 1920-21 जो 1918-19 में और 1920-21 में क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के बहुत सारे भागों में फसल अच्छी नहीं हुई। रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। इसके कारण भारत में खाद्य पदार्थों की कमी हो गई, बहुत ज़्यादा कमी हो गई। दिस वॉज एक्कम्पेन्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। उसके बाद 1920-21 के आसपास भारत में एक एपिडेमिक, एक महामारी फैली, ठीक है, फ्लू इन्फ्लुएंजा यानी वायरल फ्लू टाइप की बीमारी फैली। ये 1920 के आसपास बच्चों फैली थी। इसको हम लोग स्पेनिश फ्लू भी बोलते हैं। जैसे अभी ये कोविड-19 नाम की बीमारी जो फैल रही है, लाखों लोग मर रहे हैं इससे, बच्चों उसी तरह की ठीक 100 साल पहले ये बीमारी फैली थी। इसको स्पेनिश फ्लू कहते हैं और ये भी इसी तरह की बीमारी थी बच्चों, इसी तरह से, जो एक पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन फैला रही थी, ठीक है, और बहुत सारी डेथ हुई। उस समय भी इसकी कोई दवाई नहीं थी, कोई इसका वैक्सीन नहीं था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड एपिडेमिक, ठीक है। बच्चों, जो 1921 में जो जनगणना हुई, उसमें उसके अनुसार 12 से 13 मिलियन लोग जो थे भारत में, वो या तो फेमाइन यानी अकाल से, या फिर एपिडेमिक से यानी उस महामारी से पेरिश, बर्बाद हो गए, मर गए, ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए, ठीक है। पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर। और लोगों को ये आशा थी कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा तो उनकी ये जो मुश्किलें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। बट दैट डिड नॉट हैपन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। और ऐसे में जब भारत के लोग निराशा में डूबे हुए थे, अधिकतर लोग निराशा में डूबे हुए थे, ऐसे समय में एक भारत को एक नया नेतृत्व मिला, एक नया नेता मिला, जिसने संघर्ष का तरीका ही बदल दिया, संघर्ष करने का एक नया तरीका बनाया, एक नया तरीका दिखाया, न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को। तो अब आते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि आखिर वो नेता कौन था और उसने संघर्ष का कौन सा नया तरीका अपनाया। चलो आगे बढ़ते हैं। 1.1 द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। कहाँ से लौटे बच्चों? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका वो चले गए थे बहुत पहले, किसी केस के सिलसिले में, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई केस था, उसके सिलसिले में। चूँकि वो एक बैरिस्टर थे, यानी एडवोकेट थे, एक वकील थे, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, तो और वो वकालत करते भी थे, प्रैक्टिस भी करते थे, तो एक केस के सिलसिले में वो साउथ अफ्रीका रह गए और काफ़ी दिन तक वो साउथ अफ्रीका में रह गए। वो भी एक लंबी कहानी है बच्चों। वहाँ पर भी उन्होंने जो एपार्थीड गवर्नमेंट थी, जो रंग भेद करती थी, चमड़ा गोरा काला इसका भेदभाव करते थे, वहाँ पर भी ब्रिटिश लोग थे, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक कैंपेन चलाया, एक अभियान चलाया, एक मूवमेंट चलाया बच्चों, और काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों को मजबूर किया कि वो अपने कुछ कानूनों को वापस लें, ठीक है।
तो वहाँ पर उन्होंने एक सफल आंदोलन चलाया और उसके बाद वो भारत लौटे जनवरी 1915 में. As you know, he had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which he is called सत्याग्रह. और वहाँ पर भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने एक नए तरीके का मेथड, एक बहुत नॉवेल, एक बहुत बढ़िया तरीका, एक बहुत सभ्य तरीका अपनाया था विरोध करने का. और जो रेसिस्ट रेजाइम थी, रेसिस्ट रेजाइम यानी जो नस्लवादी सरकार थी, नस्लवादी जो नस्ल का भेद करती थी, चमड़ी के कलर से लोगों को इन्फीरियर और सुपीरियर बताने वाली जो सरकार थी अंग्रेजों की, उसके खिलाफ उन्होंने एक मास एजिटेशन, एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक अभियान, एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम उन्होंने सत्याग्रह दिया था. The idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. ये जो सत्याग्रह का जो विचार था, ये किस पे जोर देता था? Emphasized यानी किस पे जोर देता था? Power of truth यानी सच्चाई की ताकत और सच को खोजने और जानने की आवश्यकता. दो चीजें सत्याग्रह पर में, दो चीजें थी. एक तो सच्चाई की ताकत, सच्चाई में ताकत होती है, और दूसरा सच को खोजने की क्यों आवश्यकता होती है, क्यों जरूरत होती है सत्य की खोज. इट सजेस्टेड, ये सुझाव देता था ये विचार, क्या, दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, कि अगर हम सही हैं, यानी हमारा जो काम है वो सत्य है, एकदम सही है, गलत नहीं है. इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और अगर संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, यानी हमारा संघर्ष अगर अन्याय के विरुद्ध है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर. तो शोषण करने वाले के खिलाफ शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है. यानी नहीं, शारीरिक बल, कुश्ती से, मुक्का मार के, झापड़ मार के, लाठी चला करके, बंदूक तलवार चलाकर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. तो विदाउट सीकिंग vengeance